हेलो बच्चों, थ्योरी रिवीजन में चैम के थर्ड सेशन की तरफ चलते हैं और आज का चैप्टर इज सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। सेट तो वैसे बहुत बेसिक सी चीज़ है, फिर भी फर्स्ट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं ना टाइप ऑफ सेट्स, दैट इज फर्स्ट हो गया रोस्टर और टेबुलर। उसमें मतलब 1 3 7 कुछ ऐसे लिख दिया। दूसरा हो गया प्रॉपर्टी और सेट बिल्डर मेथड, जिसमें हमने कोई भी प्रॉपर्टी लिख लिया x वेयर एक्स स्क्वायर -5 इज ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर x टाइप के सारे एलिमेंट है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे कि एक्स स्क्वायर -5 पॉजिटिव होना चाहिए एंड x इंटीजर होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, और इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे इस वाले केस में हम बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन प्राइम, तो केवल एक ही नंबर आएगा 2। ये ठीक है, यहां पे हम बोल सकते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो दे आर इनफाइनाइट सेट, देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स, तो इसलिए इस सेट में इनफाइनाइट नंबर्स हो गए। थर्ड, कार्डिनल नंबर is equals to number of elements in a set। ठीक है, तो अगर इसको डिनोट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो ए के अंदर अगर मान लिया 5 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो जाएगा 5। फिर फोर्थ पॉइंट, इक्वल एंड इक्वलेंट सेट्स। इक्वल सेट मतलब ईच हैविंग सेम एलिमेंट्स, ये ठीक है, नो एक्स्ट्रा। ठीक है, दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। इक्वलेंट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लिया मैंने लिख लिया a और इसके अंदर लिख लिया -1 0 1, b इसके अंदर लिख लिया x एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और c मान लिया लिख दिया a b c। ठीक है, तो a एंड b आर इक्वल सेट्स, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 लिखा है तो इसके अंदर भी इफेक्टिवली वही 3 एलिमेंट्स आएंगे। एक्स इंटीजर है एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो वो यही 3 इंटीजर हो सकते हैं, और कोई भी इंटीजर होगा तो उसका स्क्वायर 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ए और बी आर इक्वल सेट, इनके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, -1 0 1, यहाँ पे भी -1 0 1, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। ए एंड सी आर नॉट इक्वल सेट्स बट आर इक्विवेलेंट सेट्स, क्योंकि इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे सेम है। ये हो गए 4 पॉइंट। ठीक है, अब हम चलते हैं 5th पॉइंट के अंदर। सबसेट, प्रॉपर
सबसेट एंड सुपरसेट। ठीक है, तो वैसे A इज ए सबसेट ऑफ B, ये ठीक है, और A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। दिस इम्प्लाइज A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या है, A इज ए सबसेट ऑफ B। तो A इज ए सबसेट ऑफ B का मतलब ये होता है, मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करें कि A के अंदर जो भी एलिमेंट है वो B के अंदर भी प्रेजेंट है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो x बिलोंगिंग टू A इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू B। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी A के अंदर है वो B के अंदर है ही है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि सबसेट तो वो होना ही चाहिए, बट B में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू A इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू B एंड देयर एग्जिस्ट a y belonging to B such that y does not belongs to A। मतलब A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए और B के अंदर कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। और सबसेट में क्या है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, और इसी वाले केस में B इज कॉल्ड सुपरसेट। ठीक है, अगर A B का सबसेट है तो B A का सुपरसेट हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 5वां पॉइंट। फिर 6th पॉइंट, पावर सेट ऑफ A इज डिनोटेड बाय PA, ये ठीक है, एंड इट कंटेन्स all subsets of A as its elements। ठीक है, A के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सबको एलिमेंट की तरह ट्रीट करके जो सेट बनेगा वो पावर सेट ऑफ A हो गया। ठीक है, 7th, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A बराबर n1 देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, टोटल कितने बन जाएंगे, 2n1। अगर किसी भी सेट में n1 एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बन जाएंगे, 2n1। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि पावर सेट ऑफ A जो होगा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 2n। तो फॉर एग्जांपल मान लिया A के अंदर 1 और 5 दो हैं, तो इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा नल सेट, एक हो जाएगा नल सेट, फिर एक हो जाएगा जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो, 1 हो या केवल 5 हो, या जिसके अंदर दोनों एलिमेंट हो। अगर हमने इसको सबसेट, इसको एक सेट बोल दिया तो यही पावर सेट ऑफ A हो जाएगा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 1 2 3 4, जितने भी इसके सबसेट्स बन जाएंगे। तो 2 एलिमेंट है तो 2 मतलब 4 सबसेट बन जाएंगे, तो ये 4 एलिमेंट हो गए। 8, नल सेट और वॉइड और एम्प्टी सेट किससे डिनोट करते हैं, 5, और उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। और यहीं पे एक नोट दैट अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो नोट दैट दिस इज नॉट नल सेट, क्योंकि इसके अंदर तो एक एलिमेंट आ गया, तो ये नल सेट नहीं है। नल सेट के लिए तो ये अंदर खाली रहना चाहिए। 9th, सिंगलटन सेट implies number of elements is equals to 1। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है तो उसका मतलब क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। फिर 10th में एल्जेब्राइक ऑपरेशन। तो अगर सेट A यूनियन B दिया है तो उसका मतलब क्या है, विल कंटेन ऑल एलिमेंट्स
विच आर प्रेजेंट इन ए और इन बी और इन बोथ। ठीक है, मतलब इफ x बिलोंगिंग टू a यूनियन b दैट इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू a और x बिलोंगिंग टू b। और का मतलब मैथमेटिक्स में इंक्लूसिव और होता है, मतलब अगर दोनों के अंदर आ गया तो भी चलेगा। ये तो पहला हो गया। दूसरा, a इंटरसेक्शन b मतलब कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम दिखाई दें वेन डायग्राम से, अगर ये A है और ये B है तो ये पूरा A यूनियन B हो गया। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, अगर ये A है और ये B है तो ये वाला कितना हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B। तो मैथमेटिकली X अगर A इंटरसेक्शन B में दैट विल इम्प्लाई X बिलोंगिंग टू A एंड X बिलोंगिंग टू B, मतलब दोनों जगह पे होना चाहिए। तीसरा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, तो उसको हम AC और A बार और A डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। और अगर ये A है तो जो बाहर बच गया ये, ठीक है, ये हमारा A डैश हो गया या A बार हो गया। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरे सेट में से वो निकाल दिया। ठीक है, फोर्थ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर ऐसे मान लिया हमने A ये बोला है, B ये बोला है, तो ये जो बाहर वाला सेट हो गया, ये जो रेक्टेंगल हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया जिसके अंदर सारे पॉसिबल एलिमेंट्स आ जाएं, जितना भी पॉसिबल है। ठीक है, अंडर गिवन कंसिडरेशन जो जो भी एलिमेंट आ सकता है वो सारे यूनिवर्सल के अंदर आ जाने चाहिए। ये हो गया। फिफ्थ, डिफरेंस ऑफ सेट, तो इसको लिखेंगे A माइनस B। ठीक है, तो इट विल कंटेन all elements of A which are not common with B। उसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट A माइनस बी में है तो दैट इम्प्लाइज X A में तो होगा एंड X B में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेन डायग्राम वाइज बात करेंगे तो मान लिया ये सेट A है, ये B है, तो ये वाला जो सेट है दिस इज कॉल्ड A माइनस बी। A में से हमने B के साथ कॉमन पोर्शन निकाल दिया, तो ऑफ कोर्स ये वाला जो पार्ट बचेगा वो B माइनस A बचेगा। ये हमारा हो गया मोटा मोटा सिक्स्थ सिमेट्रिक डिफरेंस। ये ठीक है, A सिमेट्रिक डिफरेंस, B का मतलब क्या हो गया, A माइनस बी यूनियन B माइनस A। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ले लिया एंड ये वाला पार्ट ले लिया, तो इसको हम ये बोलेंगे दोनों को मिला के, मतलब दिस इज नथिंग बट A यूनियन B में से हमने A इंटरसेक्शन B निकाल दिया। ये हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब रिलेशन में फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या, पेयर का मतलब क्या है, दो, और ऑर्डर्ड का मतलब क्या है, जिसमें ऑर्डर मैटर करे। तो एनी ठीक है, एनी जैसे बोलते हैं ना ऑर्डर्ड राइटिंग ऑफ टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जैसे A कॉमा B, इट विल नॉट बी इक्वल्स टू B कॉमा A इन जनरल। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अगर मान लिया A और B दो सेट दे रखा है
तो A क्रॉस B will be a set which contains all ordered pairs A comma B such that A belongs to A and B belongs to B। तो अगर मैंने A क्रॉस B लिखा तो सारे ऑर्डर्ड पेयर बना लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया A के अंदर अल्फा और बीटा 2 एलिमेंट हैं और B के अंदर मान लिया A B C 3 एलिमेंट है। तो A क्रॉस B को हम कैसे लिखेंगे? इसके अंदर हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर लिस्ट कर लिए, जिसमें पहला ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो यहाँ से आएगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ से आएगा। तो अल्फा के साथ A, ये एक एलिमेंट हो गया, इसको एक एलिमेंट गिनेंगे A क्रॉस B का। फिर अल्फा के साथ B, फिर अल्फा के साथ C, फिर बीटा के साथ A, फिर बीटा के साथ B, फिर बीटा के साथ C। ये हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ये हो गया हमारा नोट 1। तो जैसे अगर इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के अंदर टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। नोट 2, ऑफ कोर्स A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A इन जनरल, ठीक है, क्योंकि A क्रॉस B में तो जैसे पहला एलिमेंट अल्फा है, दूसरा A है। B क्रॉस A में उल्टा लिखा होगा, A कॉमा अल्फा लिखा होगा। अब अल्फा कॉमा A एंड A कॉमा अल्फा आर 2 डिफरेंट थिंग, 2 सेपरेट थिंग, वो एक चीज़ नहीं है। बट ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A वो सेम होगा, ठीक है। A क्रॉस B और B क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो गया। अब आगे 3, a relation R defined from set A to set B is a subset of A cross B and it can be denoted as, अगर हमने बोला कि एक रिलेशन R है जो सेट A से सेट B में डिफाइन किया जा रहा है, तो उसके अंदर ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि A क्रॉस B का कोई भी एक सबसेट ले लिया, वो एक रिलेशन हो गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया A जो अभी हमने लिखा था अल्फा कॉमा बीटा, और B मान लिया हो गया A B C, तो A क्रॉस B मान लिया हो गया, मान लिया नहीं, ये तो पक्का ही हो गया, अल्फ़ा A अल्फ़ा B अल्फ़ा C, फिर ऐसे ही कॉमा बीटा A बीटा B एंड बीटा C, ठीक है। अब एक रिलेशन R जो है वो इसका सबसेट है। अब सबसेट में अलग अलग तरह के रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। तो कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं? जितने भी इसके सबसेट होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? अगर पहले के अंदर n1 है, इसके अंदर n2 है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी n1 इंटू n2। तो कितने सबसेट बन जाएंगे? 2n1 n2। तो उतने ही तरह की रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये टोटल 6 एलिमेंट हुए, तो 2 मतलब 64 रिलेशंस हम A to B डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की। उनमें से एक रिलेशन मान लिया ये है अल्फ़ा A अल्फ़ा B एंड बीटा B, ये एक रिलेशन है, ठीक है। अब इसको मैं डायग्राम वाइज दिखाऊं तो आई विल शो समथिंग लाइक दिस, A B और ये रिलेशन R है, इसके अंदर अल्फ़ा और बीटा है, इसके अंदर A B C है। ये तो फिक्स हो गए। अब देखो अल्फ़ा को A से रिलेट कर रखा है, अल्फ़ा को A से रिलेट कर रखा है, इसको हम डायग्राम में ऐसे दिखाई देंगे। फिर अल्फ़ा को B से भी रिलेट कर रखा है, ऐसे दिखाई देगा। फिर बीटा को B से रिलेट कर रखा है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट कवर हुआ, जो भी एलिमेंट कवर हुआ उसको तो हम बोलेंगे रिलेशन R का डोमेन, और इधर जो भी एलिमेंट कवर हुआ, जैसे A और B कवर हुआ, C छूट गया, तो A और B को हम क्या बोलेंगे? R का रेंज। तो अब डिफरेंट नोट्स हो गए। नोट 1,
ये तो एग्जाम्पल था। नोट 1, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर n1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बराबर n2, देन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल relations defined from A to B will be equals to 2 raised to power n1 n2। इतनी रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर नोट 2 कि जैसे ये जो रिलेशन आर आया, इसके अंदर जो पहले पहले एलिमेंट्स आए, जैसे अल्फा अल्फा और बीटा आया, उनका जो सेट होगा दैट विल बी कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट अल्फा, ऑल एलिमेंट एक्स एंड वेयर एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब डोमेन होगा वो कौन कौन सा एलिमेंट होगा, एक्स टाइप का एलिमेंट होगा जहां पे एक्स कॉमा वाई इज एन एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, मतलब अगर डोमेन और आर निकालना है तो एक्स कॉमा वाई मान लिया आर का एक एलिमेंट है, तो उसमें पहले वाला एलिमेंट उठा लिया, ऐसे सारे एलिमेंट का सेट विल बी द डोमेन। तो जैसे इस वाले केस में डोमेन कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा। अब फंक्शन में तो क्या होता है, ये सारे कवर होने चाहिए, यहाँ पे बाई चांस कवर हो भी रहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, बट ये सारे कवर होने जरूरी नहीं है रिलेशन के अंदर। अगर मान लें केवल अल्फा ही कवर हो रहा है तो भी रिलेशन में चलेगा, फंक्शन में नहीं चलेगा। तो ऐसे ही रेंज ऑफ आर का मतलब क्या हो गया, वाई अगर एक्स कॉमा वाई इज एन एलिमेंट ऑफ आर, तो आर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन विल बी कॉल्ड रेंज। अब आगे चलते हैं, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इफ आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए देन इट मीन्स इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। पहला ये हो गया। फिफ्थ, इफ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर देन इट इज ऑल्सो रिटन एज अल्फा आर बीटा। ये ठीक है, और R relates element alpha to element बीटा। इसका मतलब ये भी है, अल्फा और बीटा का मतलब क्या है कि रिलेशन आर जो है वो अल्फा को बीटा से रिलेट कर रहा है। ठीक है। सिक्स्थ, यूनिवर्सल रिलेशन, ये ठीक है, अ रिलेशन आर डिफाइंड ए टू बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल इफ आर बराबर ए क्रॉस बी। ठीक है, वैसे तो हमने क्या बोला था, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, बट प्रॉपर सबसेट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हमने पूरा ही ए क्रॉस बी उठा लिया तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। ये ठीक है। और ऐसे ही वॉइड ऑल नल रिलेशन इफ आर इज नल सेट। ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन
मान लिया 7th पॉइंट। तो रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड identity relation if R के अंदर A कॉमा A टाइप सारे एलिमेंट हैं वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ना आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये है कि अगर सेट A के अंदर मान लिया 3 एलिमेंट हैं 1 2 7, तो 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 एंड 7 कॉमा 7 ये 3 एलिमेंट होने चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर। इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। वो सारी प्रेजेंट होने चाहिए बट इनमें से कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा 7th 8th। क्लासिफिकेशन ऑफ relation. Let relation R is defined on set A, then it is called first reflexive if A comma A belongs to R for all A belonging to A। ठीक है, इसमें और आइडेंटिटी में अंतर क्या है? आइडेंटिटी में तो उसने बोला कि हर एलिमेंट अपने से ही रिलेट होना चाहिए और किसी से रिलेट नहीं होना चाहिए, कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए और कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। इसने क्या बोला कि हर एलिमेंट अपने से रिलेट होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी होता रहे, कोई भी एलिमेंट ऑफकोर्स मिस नहीं होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा आ सकता है। तो मान लिया अगर रिलेशन आर के अंदर 3 एलिमेंट हैं अल्फा बीटा गामा, तो आइडेंटिटी का मतलब तो केवल क्या होगा? अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, बस और कुछ नहीं, ना कम ना ज़्यादा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा? अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, ये तीनों तो होनी चाहिए, ये ठीक है, बट इसके अलावा अल्फा कॉमा गामा आ गया वो भी चलेगा, तो भी तो भी रिफ्लेक्सिव रहेगा वो। तो इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकता है। तो उसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव नथिंग बट आइडेंटिटी प्लस और कुछ आ गया तो चलेगा। सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? अल्फा आर बीटा इंप्लाइज बीटा आर अल्फा। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर अल्फा बीटा से रिलेटेड है, अगर अल्फा एलिमेंट बीटा से रिलेट हो रहा है तो बीटा भी अल्फा से होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब ये। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर रिलेशन के अंदर 1,5 एक एलिमेंट आ जाए तो 5,1 भी आना चाहिए, और ऐसा हमेशा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मिस हो जाए, सारे प्रेजेंट होने चाहिए। थर्ड हो गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि अगर अल्फा बीटा से रिलेटेड है एंड बीटा मान लिया गामा से रिलेटेड है, तो बीच में से बीटा खींच लो, अल्फा गामा से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव बोला जाएगा। ठीक है। फोर्थ हो गया इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में कुछ भी नहीं, इक्विवेलेंस इज बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों है, अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो उसका मतलब क्या है? वो इक्विवेलेंस हो गया। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक फिफ्थ हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि अगर मान लिया 1,5 है, ठीक है, अगर 1,5 है तो 5,1 नहीं आना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए एक भी। अगर 1,5 नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हर पेयर के करस्पॉन्डिंग जो उल्टा वाला एलिमेंट है किसी भी पेयर का प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर अल्फा आर बीटा एंड बीटा आर अल्फा दोनों मान लिया उसके अंदर हैं, तो दिस मस्ट इंप्लाई अल्फा बराबर बीटा। ठीक है।
मतलब ऐसे डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिक्स्थ इनवर्स रिलेशन, आर इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ रिलेशन आर इफ अल्फा आर बीटा implies बीटा आर इनवर्स अल्फा। अगर रिलेशन आर अल्फा को बीटा से रिलेट कर रहा है तो उसका इनवर्स बीटा को अल्फा से रिलेट करना चाहिए, और ऐसा हमेशा होना चाहिए फॉर ऑल। आगे अब चलते हैं फंक्शन। फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। मान लिया अगर मेरे को y बराबर एफ एक्स का ग्राफ पता है, इसका ग्राफ नोन है, ठीक है, और इसमें मैंने x को रिप्लेस कर दिया x माइनस ए से, ठीक है, और a मान लिया पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमें किसका ग्राफ मिलेगा, y बराबर एफ ऑफ x माइनस ए का। तो अगर इसका ग्राफ पता है तो इसका ग्राफ डायरेक्टली बता सकते हैं ये, ठीक है, जस्ट शिफ्ट इंटायर कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस विद a यूनिट्स टूवर्ड्स राइट। तो अगर हमने x को x माइनस ए से रिप्लेस किया, मान लिया x को x माइनस 5 से रिप्लेस किया, तो x एक्सिस के पैरेलल हमने 5 यूनिट से आगे शिफ्ट कर दिया। तो अगर y को y माइनस 5 से करेंगे तो y एक्सिस के पैरेलल पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, अगर बीच में माइनस है। अगर मान लिया बीच में प्लस है, x प्लस 3 है तो नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट से, y प्लस 4 है तो नीचे 4 यूनिट से, ये तो एक हो गया। अगर हमने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से तो y बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट इंटायर ग्राफ इन y एक्सिस, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि जो राइट वाला ग्राफ है वो लेफ्ट पे आ जाएगा, लेफ्ट वाला ग्राफ राइट पे आ जाएगा। y की जगह माइनस वाई लिया तो सिमेट्री से क्या होगा कि x एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लिया, यहाँ जैसे y एक्सिस में लिया है वैसे x एक्सिस में ले लिया। अगर हमने x को रिप्लेस किया kx से, एंड ऑफ कोर्स k पॉजिटिव है, तो हमें ग्राफ मिलेगा y बराबर f ऑफ kx का। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, हमने स्केलिंग चेंज कर दिया, डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑन x एक्सिस बाय k। तो अगर जैसे मान लिया मेरे को y बराबर साइन एक्स का ग्राफ पता है और y बराबर साइन ऑफ 3x का ग्राफ चाहिए हमें, तो इफेक्टिवली हमने x को 3x से रिप्लेस किया है, तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस की सारी वैल्यूज़ को 3 से डिवाइड कर देंगे, इसने ये बोला, ठीक है। फिर x को मॉड x से, तो मतलब अब मेरे पास ग्राफ आ जाएगा y बराबर एफ ऑफ मॉड x का। तो पहले तो हम क्या करेंगे, रिमूव ग्राफ फॉर x लेस देन 0, मतलब y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ है जो वो मिटा दिया, एंड मेक सेम ग्राफ एज प्रेजेंट फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ तो हटा दिया, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ हटा दिया, जैसा राइट में वैसे ही लेफ्ट हैंड और बना दिया, राइट वाला तो वहीं रहेगा, लेफ्ट में वैसे ही ग्राफ और बना दिया। तो जो इसका ग्राफ आएगा वो बेसिकली y एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक आएगा। तो बिल्कुल सिमेट्री से अगर मैं y को मॉड y से रिप्लेस करूं तो क्या होगा, नेगेटिव y वाला ग्राफ हटा दिया, मतलब x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ हटा दिया, और जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे और बना लिया एक्स्ट्रा, ऊपर तो रहेगा ही रहेगा, ये हो गया। और लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, f को मॉड f से रिप्लेस किया, ठीक है। इसमें क्या होगा, नीचे वाले ग्राफ को पलट के ऊपर ले जाओ, एक्स एक्सिस के जो नीचे पोर्शन है बस उसको पलट के ऊपर ले जाओ,
ये ठीक है। द पोर्शन ऑफ ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस विल गो अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के जो नीचे ग्राफ है उसको पलट के ऊपर ले जाओ। ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। अब सेकंड, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ये ठीक है। क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट, फंक्शन f is defined from a to b. A is domain of f. Second, b is codomain of f. फिर तीसरा पार्ट, नो एलिमेंट ऑफ a should be left without an image. Fourth part, one element can have exactly one image. Exactly one image. Fifth part, set containing all images is called range. तो जैसे मान लिया a to b हमने एक फंक्शन f डिफाइन किया और मान लिया यहाँ पे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5 5 एलिमेंट है। इधर बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, बीटा 5, बीटा 6, मान लिया 6 एलिमेंट है। तो रिलेशन में तो क्या है, अल्फ़ा 1 बीटा 1 से भी रिलेट हो सकता है, बीटा 2 से भी रिलेट हो सकता है। यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबकी इमेज आनी चाहिए और एक एलिमेंट से एक ही लाइन निकल सकती है। तो अल्फ़ा 1 का इमेज अगर बीटा 1 है तो अल्फ़ा 1 का इमेज और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अल्फ़ा 2 का इमेज सेम हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से दो लाइन नहीं निकल सकती। दो लाइन सेम जगह तो जा सकती हैं बट एक एलिमेंट से दो लाइन नहीं निकल सकती। तो इसका इमेज मान लिया ये है, बीटा 4 मान लिया ये है और ये मान लिया ऐसे है। तो इस डायग्राम के लिए हम क्या क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट, इमेज ऑफ अल्फ़ा 1 इज बीटा 1। ठीक है, प्री इमेजेस ऑफ बीटा 1 आर अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू बीटा 1, इसी इंफॉर्मेशन को। सेकंड, थर्ड, ये जो सेट है दिस विल बी कॉल्ड रेंज। यही इमेजेस का कलेक्शन हो गया, ये तो किसी का भी इमेज नहीं आया। तो रेंज जो हो गया वो बेसिकली कितना हो जाएगा, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये हो गया। ठीक है, नोट, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल वैल्यू लेगा उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ से जो वेरिएबल वैल्यू लेगा उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के लिए एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आनी चाहिए। मतलब एक एक्स के लिए एक ही वाई आना चाहिए, एक एक्स के लिए दो वाई नहीं आनी चाहिए, दो डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई आ सकता है। तो ग्राफिकली इसका मतलब ये होगा, ग्राफिकली नो वर्टिकल लाइन कैन इंटरसेक्ट ग्राफ ऑफ ए फंक्शन more than once. No vertical line can intersect graph of a function more than once. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बार भी इंटरसेक्ट कर सकता है। तो अगर मान लिया मैंने ये बोला कि ये फंक्शन का ग्राफ है तो नहीं, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन खिंच गया जो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो एक ही एक्स के लिए 2y आ गए इसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया ऐसे है तो ये चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी एक्स के लिए एक ही y आएगा, 2y नहीं आएंगे। 2 डिफरेंट एक्स के लिए वी कैन हैव सेम y। अगर हम ये बोले ना कि ये x1, x2, x3 तीनों के लिए सेम y आ रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, तो उसमें फर्स्ट आ गया इनटू ऑनटू। ठीक है, ऑनटू को हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। ठीक है, अगर रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन तो वो हो गया हमारा ऑनटू फंक्शन। अगर रेंज ऑफ फंक्शन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन तो वो हो गया हमारा इनटू फंक्शन। बस, और कुछ भी नहीं है। इनटू फंक्शन मतलब कि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। ऑन टू का मतलब क्या है, दोनों एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। पहला क्लासिफिकेशन ये हो गया। दूसरा इवन ऑड, ये ठीक है, इसमें तीसरा भी हो सकता है नन। तो अगर f ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, दिस इंप्लाइज इवन फंक्शन। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर नहीं बोलेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अगर f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन तो ये ऑड फंक्शन हो गया। अगर इवन और ऑड कोई भी सेटिस्फाई ना हो, एल्स नन। नन मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड, ये हो गया सेकंड हमारा इवन ऑड। अब इवन ऑड में और कौन कौन से नोट ध्यान रखने वाले हैं। इफ डिफाइंड फॉर इवन, इफ डिफाइंड फॉर ऑड फंक्शन f0 will be 0 and for even function f dash 0 will be 0. Note 2, नोट 2, इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होगा, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होगा। इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, अगर डिफरेंशिएबल है तो वो ऑड फंक्शन होगा, ऑड को डिफरेंशिएट करेंगे वो इवन होगा। फिर नोट 3, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अल्फा कॉमा बीटा, if alpha comma beta lies on the graph, then minus alpha comma beta will also lie. फिर नोट 4, graph of odd function will be symmetric about origin. तो if alpha comma beta lies on the graph, then minus alpha comma minus beta will also lie on the graph, of course. Note 5, for even odd classification, domain must be symmetric about origin. मतलब अगर इवन या ऑड में मेरे को क्लासीफाई करना है तो उस फंक्शन का डोमेन ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब अगर अल्फा डोमेन में आ रहा है तो माइनस अल्फा भी डोमेन में आना चाहिए। तो अगर कोई भी फंक्शन ऐसा है जिसका डोमेन ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक ही नहीं है तो वो इवन ऑड कुछ नहीं होगा, फिर तो नन होगा वो सीधा सीधा। ठीक है, इसका मतलब ये है। फिर
नोट 6, नोट 6 में क्या है कि इवन ऑड एक्सटेंशन, ये ठीक है। लेट एफ एक्स बराबर जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू अल्फा टू बीटा, देन इन माइनस बीटा टू माइनस अल्फा एफ एक्स मस्ट बी। मान लीजिए एक एफ एक्स है, वाई एक्सेस के एक तरफ उसको हमने डिफाइन कर रखा है कि उसका डेफिनेशन जी एक्स आ रहा है, ठीक है। जी एक्स कोई भी एक्सप्रेशन है, मान लिया एक्स क्यू प्लस ई रेज टू पावर एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पे करस्पॉन्डिंग इंटरवल में माइनस बीटा से माइनस अल्फा में एफ एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, केस 1 वो होनी चाहिए जी ऑफ माइनस एक्स इफ एफ इज इवन। अगर एफ को इवन होना है तो लेफ्ट पे उसकी डेफिनेशन ये होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऑड होना है तो उसकी डेफिनेशन ये होनी चाहिए, इफ एफ इज ऑड। तो जो भी यहाँ पे डेफिनेशन आया, मान लिया ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, मान लिया ये है, तो दूसरे साइड करस्पॉन्डिंग इंटरवल में, मान लिया ये इंटरवल 1 से 5 तक है, तो -5 से -1 में इसी की जगह माइनस रख दो, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, ये होना चाहिए अगर फंक्शन इवन है। तो ऑड है तो इसी के आगे एक और माइनस लगा दिया, ये डेफिनेशन होना चाहिए दूसरे करस्पॉन्डिंग इंटरवल में, तभी वो इवन ऑड हो सकता है। ये नोट 6। नोट 7, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा इवन फंक्शन होगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा ऑड फंक्शन होगा। नोट 8, फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स, ये ठीक है, एफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस हाफ ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ये हमारे लिए हो गया इवन फंक्शन एंड ये हमारे लिए हो गया ऑड फंक्शन। ये इवन फंक्शन मतलब एक फंक्शन को हम इवन प्लस ऑड के सम के फॉर्म में यूनिकली लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया। तो दिस वाज आवर सेकंड क्लासिफिकेशन, इवन और ऑड। अब हम जाते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन पे एंड दैट इज कॉल्ड 1-1 एंड मैनी वन। 1-1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, मैनी वन का तो कोई नाम है नहीं, मतलब मैनी वन को हम बोल सकते हैं नॉट इंजेक्टिव। यहाँ पे कोई तीसरा क्लासिफिकेशन नहीं, या तो फंक्शन 1-1 होगा या मैनी वन होगा। 1-1 का मतलब क्या है कि कोई भी 2x के लिए सेम y नहीं आना चाहिए। मतलब अगर एफ एल्फा बराबर एफ ऑफ बीटा है तो दिस मस्ट इम्प्लाई एल्फा इज इक्वल टू बीटा फॉर 1-1 फंक्शन, ठीक है। सेकेंड, मैनी वन इम्प्लाइज नॉट 1-1, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट x have same value of y, तो उसको हम मैनी वन बोलेंगे, ठीक है। अगर हम ग्राफिकली बात करें तो मैनी वन फंक्शन का जो ग्राफ है उसमें क्या होगा, कम से कम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा जरूर खिंच जाएगा जो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा हो। 1-1 में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा नहीं खिंचेगा जहां पे ग्राफ के 2 पॉइंट आ जाए, ठीक है। नोट, फॉर कॉन्टिन्यूस फंक्शन टू बी 1-1 इट शुड बी आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए।
तो अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड 1 1 है तो एफ डैश का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, एफ डैश या तो पॉजिटिव रहे या फिर एफ डैश हमेशा नेगेटिव रहे। ये हो गया नोट 1। नोट 2, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, या फिर फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन, या फिर इवन फंक्शन, या फिर फंक्शन विद मल्टीपल रूट्स, ठीक है, या फिर इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स, these will be all many one function, ठीक है। और डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। नॉन पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, बट पीरियोडिक है तो पक्का मैनी वन है। पीरियोडिक का मतलब क्या है, सेम ही ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा होगा, तो वो हो गया हमारा मैनी वन। फोर्थ क्लासिफिकेशन हो गया पीरियोडिक फंक्शन। तो बेसिक डेफिनेशन तो यही है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर एफ एक्स के बराबर हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, देन एफ इज कॉल्ड पीरियोडिक विद पीरियड कैपिटल टी, ठीक है। नोट 1, द लीस्ट possible value of t mod is called fundamental period। फंडामेंटल पीरियड का मतलब क्या है कि वो सबसे छोटी यूनिट होगी जो बार बार रिपीट कर रही होगी, ठीक है। अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो वो पीरियोडिक तो होगा क्योंकि उसका मैंने कुछ पोर्शन कट किया तो वो बार बार रिपीट करेगा, बट वो सबसे छोटा लेंथ विल नॉट एग्जिस्ट। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया एफ एक्स बराबर कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, तो इट विल बी पीरियोडिक बट फंडामेंटल पीरियड विल नॉट बी डिफाइंड। ये हो गया। नोट 3, अगर मान लिया एफ एक्स का पीरियड t1 है, जी एक्स का पीरियड t2 है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स एंड एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, ठीक है। अब देखो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, या फिर एफ एक्स इंटू जी एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। ये जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल पीरियड यही आ जाए, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड या तो इतना होगा या इससे भी छोटा होगा। अब जैसे साइन एक्स एंड कॉस एक्स है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई आ गया, 2 पाई हो गया, सही बात है, बट फंडामेंटल पीरियड उसका पाई है, वो छोटा हो गया, तो वो चलता है, ठीक है। नोट 4, एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर है तो दैट विल नॉट एग्जिस्ट। फिर नोट 6, अगर एफ एक्स का पीरियड कैपिटल टी है तो फर्स्ट एफ ऑफ एक्स प्लस के एफ एक्स 1 अपॉन एफ एक्स रूट एफ एक्स, इन सब का पीरियड कैपिटल टी रहेगा। दूसरा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, अगर अंदर हमने लीनियर लिख दिया तो इसका पीरियड टी अपॉन मॉड ए आ जाएगा, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा, टी अपॉन मॉड ए। फिर नोट 7, अगर मान लिया एफ ऑफ जी एक्स लिखा है, ठीक है, तो केस 1
अगर जी एक्स पीरियोडिक है विद पीरियड टी, तो ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा विद पीरियड टी। दूसरा, जी एक्स मान लिया ए एक्स प्लस बी है एंड एफ एक्स इज़ पीरियोडिक विद पीरियड टी वन, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा, टी वन अपॉन मॉड ए। मतलब अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो बाहर वाले के बारे में हमने बात ही नहीं की, वो कुछ भी हो, पीरियोडिक हो या ना हो, अंदर वाले का जो पीरियड आएगा वही पीरियड आ जाएगा पूरे फंक्शन का। अगर अंदर वाला लीनियर है एंड बाहर वाला पीरियोडिक है तो फिर टी अपॉन मॉड ए वाली चीज़ लग जाएगी। और तीसरा केस इसमें क्या हो जाएगा कि एफ का पीरियड तो टी वन है, जी एक्स नॉन लीनियर एंड नॉन पीरियोडिक है, तो पूरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। तो फिर पूरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इसके एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करता है। फिर आ गया हमारा इन्वर्स फंक्शन। अगर f मान लिया a टू b डिफाइन है एंड इज 1 1 प्लस ऑन टू, देन जो इसका इन्वर्स फंक्शन है वो b टू a डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर नोट वन, सच दैट अगर f अल्फ़ा बीटा के बराबर है तो f इन्वर्स बीटा अल्फ़ा के बराबर होगा। तो a से b मान लिया f ऐसे डिफाइन है, अल्फ़ा का इमेज मान लिया बीटा है, गामा का इमेज मान लिया डेल्टा है, थीटा का इमेज मान लिया ईटा है, तो उल्टा जो डिफाइन होगा वो क्या होगा, f इनवर्स। तो ऑफ कोर्स 1 1 होना चाहिए। अगर मैनी वन होगा तो जब उल्टा डिफाइन करेंगे तो फंक्शन की तरह डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट की दो दो इमेज आ जाएगी। एंड ऑन टू होना चाहिए, यहाँ पे कोई बचना नहीं चाहिए। अगर कोई बच गया तो उल्टा डिफाइन नहीं हो पाएगा फंक्शन में, तो इसलिए 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। नोट टू, एफ इन्वर्स का इन्वर्स वापस एफ हो जाएगा। फिर नोट 3, एफ इन्वर्स ऑफ एफ एक्स विल बी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ एफ, एंड एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही बोलते हैं रेंज ऑफ एफ, क्योंकि एक का डोमेन दूसरे का रेंज होगा। ये हो गया। नोट 4, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स x कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स by interchanging x and y axis। ये हो गया हमारा नोट 4। फिर नोट 5, ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स x विल बी symmetric about the line y is equals to x। अगर y is equals to fx के ग्राफ पे एक पॉइंट है a अल्फा कॉमा बीटा, तो y is equals to f इनवर्स x के ग्राफ पे एक दूसरा पॉइंट हो जाएगा कोई a1 बीटा कॉमा अल्फा। ऑफ कोर्स नोट 6, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन एफ डैश एफ इनवर्स एक्स। एक तो ये बोल सकते हैं, दूसरा हम ऐसे बोल सकते हैं इसी रिलेशन से कि अगर मेरे को एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव चाहिए a1 पे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 अपॉन एफ डैश अल्फ़ा निकालें और उसका रेसिप्रोकल ले लें। मतलब इसका डेरिवेटिव निकालें इसी पॉइंट पे, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लें तो आ जाएगा। उसके बाद सम पॉइंट्स टू रिमेंबर।
points to remember. 1, if fx is a polynomial satisfying fx plus f of 1 by x बराबर fx into f of 1 by x for all x, then वो जो फंक्शन fx होगा दैट विल बी प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर n प्लस 1. इसी टाइप का फंक्शन हो सकता है. फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर. 2, इफ f satisfy first part f of a minus x is equals to f of a plus x for all x, और f of x बराबर f of 2a minus x, then its graph will be symmetric about the line x is equals to a. दूसरा, अगर ये माइनस हो जाए या ये माइनस हो जाए, देन इस ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट a, 0. तो पहले वाले केस में तो क्या होगा कि अगर ये लाइन है x बराबर a, तो इसके अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ आएगा. दूसरे वाले केस में क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, ये मतलब x बराबर a है, तो इस पॉइंट के अबाउट ऐसे सिमेट्रिक ग्राफ आएगा. थर्ड पॉइंट कि अगर f ऑफ a माइनस एक्स बराबर f ऑफ a प्लस एक्स हो जाए एंड f ऑफ b प्लस एक्स बराबर f ऑफ b माइनस एक्स हो जाए फॉर ऑल x एंड a नॉट इक्वल्स टू b, देन fx will be periodic and will be symmetric about infinite vertical lines. Will be symmetric about infinite vertical lines. ये एक पॉइंट और हो गया. दिस वॉज पॉइंट्स टू रिमेंबर. 2 points to remember. 3, if number of elements in A बराबर n1 and number of elements in B बराबर n2 and function f is defined A to B, then first total number of functions बराबर. इसको हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि जो अगर हमने A से B में डिफाइन किया है तो इनको तो हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें. मतलब अब ये पीएनसी का क्वेश्चन हो गया बेसिकली. अगर पीएनसी नहीं अच्छी तरह आता है तो ये छोड़ दिया, और इसमें हम ये पर्सन्स की तरह डिफाइन कर सकते हैं. तो फंक्शन डिफाइन करने का मतलब क्या है कि हमें n1 ऑब्जेक्ट्स को n2 लोगों में बांटना है. तो पहली ऑब्जेक्ट उठाया n2 तरीके, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया n2 तरीके, तो टोटल इतने फंक्शंस आ जाएंगे. फिर दूसरा टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं बोलूँ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है. अब ऑन टू फंक्शंस में क्या क्या होगा, 3 केसेस बन जाएगा. या तो n1 बराबर n2 होगा, या n1 ग्रेटर देन n2 होगा, या फिर n1 लेस देन n2 होगा. ठीक है. अगर n1 बराबर n2 होगा तो n1 बराबर n2 बराबर n मान लिया, तो नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएगा n फैक्टोरियल. ठीक है. तो इसमें
इनटू फंक्शंस कितना हो जाएगा, वो यही ब्रैकेट में लिख लेते हैं, n रेज टू पावर n माइनस n फैक्टोरियल, इतने इनटू फंक्शंस हो जाएंगे। अगर n1 n2 से बड़ा है तो मतलब ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर ऑब्जेक्ट अलग अलग बंदे के पास चला जाए, तो ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे 0, और जितने भी फंक्शंस हैं n2 रेज टू पावर n1 सारे के सारे वो बेसिकली इनटू हो जाएंगे। तो ब्रैकेट में जो लिखा है वो इनटू फंक्शंस लिखा है, n2 रेज टू पावर n1 सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इनटू फंक्शन। अगर पहले में कम ऑब्जेक्ट है और दूसरे में ज़्यादा है तो फिर सॉरी ये मैंने इनटू ऑन टू नहीं, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये हो जाएगा 1 1 एंड दिस विल बी 1 1 फंक्शन एंड दिस विल बी मैनी 1। हाँ 1 1 का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट, किसी भी बंदे को दो ऑब्जेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। तो अगर बराबर है तो n लोगों में n चीज़ें बांट दी n फैक्टोरियल, और बाकी टोटल ये हो गया। अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं तो एक बंदे को तो दो मिलेगा ही मिलेगा कम से कम, तब ये हो गया। अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम हैं और पर्सन्स ज़्यादा हैं, हाँ हाँ अब सही है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम है पर्सन ज़्यादा हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि n2 में से हमने n1 लोग सेलेक्ट किए जिनको हमें एक एक ऑब्जेक्ट देनी है, और उनको एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया। ये तो हम ग्रीन से लिख लेते हैं, n2 में से n1 पर्सन सेलेक्ट किए और उनको एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। और जो मैनी 1 फंक्शंस आएगा वो तो टोटल वही, टोटल में से n2 c n1 ये घटा दिया, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस या मैनी 1 फंक्शंस। अब आएगा थर्ड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें भी वही केस बना लेते हैं, ऑन टू फंक्शंस, और ठीक है कि n1 बराबर n2 है तब तो n फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, ऑन टू अगर n1 लेस देन n2 है तो मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो सबको एक एक दे ही नहीं सकते, तो ऑन टू आएगा 0। और अगर n1 ग्रेटर देन n2 है तो अब देखो इसका फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है कि मान लिया हमें 10 ऑब्जेक्ट हैं और 8 लोग हैं, एंड आई हैव टू इंश्योर कि हर बंदे को कम से कम एक एक मिले। तो हम ऐसे करेंगे, पहले तो हमने आँख बंद करके बांट दिया, तो वो हो गया n2 रेज टू पावर n1 माइनस, जब एक बंदे को कुछ नहीं मिला तो n2 c1 एंड n2 माइनस 1 रेज टू पावर n1 प्लस जब दो बंदों को कुछ नहीं मिला n2 माइनस 1 रेज टू पावर n1 माइनस ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता जाएगा, n2 माइनस सॉरी ये 1 आ गया तो यहाँ 2 2 3 3 रेज टू पावर n1 प्लस एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। और जो इनटू फंक्शंस आएगा वो इस वाले केस में आ जाएगा टोटल में से ये, और वो आ जाएगा n2 रेज टू पावर n1 इस वाले केस में। इस वाले केस में n2 रेज टू पावर n1 में से ये घटाएंगे तो ये घट जाएगा और इतना बचेगा। n2 माइनस 3 रेज टू पावर n1 माइनस एंड सो ऑन। ये हमारे हो गए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस।